Assalamualaikum viewers, hopefully you're all enjoying good health. My name is Urwa Nisar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic constitutional amendment. इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसके अंदर यानी पार्ट 1 में मैंने आपको 1 to 11 जो अमेंडमेंट्स थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 यानी कि 12 to 26 जो अमेंडमेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। 12th अमेंडमेंट क्या है? इनेक्टेड ऑन 1991 जुलाई, क्रिएटेड स्पीडी ट्रायल कोड फॉर 3 years। अब इसमें हीनियस क्राइम आते हैं। 1991 जुलाई के अंदर जो 12th अमेंडमेंट है इसको इनेक्ट किया गया और 12th अमेंडमेंट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद है, दैट इज क्रिएटेड स्पीडी ट्रायल कोड फॉर 3 years। जो स्पीडी ट्रायल कोर्स के लिए मौजूद थी, इसके अंदर जो वफाक है यानी कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है इसके पास ये जुरिस्डिक्शन आ गई थी, इसके पास ये इख्तियार आ गया था कि वो 3 साल के लिए जो हीनियस क्राइम्स हैं उसके लिए स्पीडी कोर्स बना सकते हैं। अब 3 साल के लिए ये 12th अमेंडमेंट में ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को मिल गया था। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हीनियस क्राइम्स। हम देखते हैं कि हीनियस क्राइम्स क्या होते हैं। हीनियस क्राइम्स ऐसे वहशियाना मतलब जो से हैं वो ऑफेंस होते हैं, जुर्म होते हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा खौफ और हरासा जो है वो पैदा करते हैं। इसमें लाइक हीनियस क्राइम में हमारे पास मर्डर, असॉल्ट, रेप, किडनैपिंग, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। तो ये 12th अमेंडमेंट थी हमारे पास। अब हम अगर 13 अमेंडमेंट की बात करें तो 13 अमेंडमेंट इनेक्टेड ऑन अप्रैल 1997। 1997 अप्रैल को ये 13 अमेंडमेंट इनेक्ट की गई और ये 8 अमेंडमेंट के रिवर्सल में थी, रिवर्सल ऑफ 8 अमेंडमेंट। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया हो तो आपको पता चले कि वहां पे 8 अमेंडमेंट के अंदर जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी यानी कि ज़ियाउल हक ने 8 अमेंडमेंट के जरिए से जो इख्तियारात यानी कि पार्लियामेंट्री फार्म से लेके प्रेसिडेंशियल फार्म के अंदर चेंज करते हुए यानी कि अपने आप को सदर अपने आप यानी कि सदर को दिए थे, वो सारे के सारे यहाँ पर खत्म किए गए। एक्चुअली अगर हम बात करें कि द बेसिक पर्पस ऑफ द 13 अमेंडमेंट was to remove the effect of 8 अमेंडमेंट। अब जो 8 अमेंडमेंट में आर्टिकल 58(2) भी जो क्लॉज थी हमारे पास, इस आर्टिकल से क्लॉज जो बी है उसे वो खत्म कर दी गई 13 अमेंडमेंट थ्रू। अब आर्टिकल 58 और 58(2) जो सा है वो अभी भी है, लेकिन जो क्लॉज बी थी उसको खत्म कर दिया गया। 13, 14, 15 और जो 16 ये एक ही गवर्नमेंट के अंदर हुई थी। ये नवाज शरीफ के दौर में ये चारों जो हैं वो अमेंडमेंट्स हुई थी, तरमीम हुई थी 1997 के अंदर। देन हम डिस्कस करते हैं कि 14 अमेंडमेंट क्या है। 14 अमेंडमेंट जो सी है ये इनेक्ट की गई थी जुलाई 1997 के अंदर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू प्रिवेंट स्विचिंग ऑफ पार्टीज टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट आर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग। अब ये जो 14 अमेंडमेंट है ये हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड यानी कि 1997 में मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वाहद गवर्नमेंट थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद थी ऐवान के अंदर। इसके अंदर सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट मौजूद थी। अब सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मतलब जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, फौरन उसको यानी कि ब्लॉक बना लेते थे, तो उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। और जो पार्टी हेड है इसको जो है वो इख्तियारात मिल गए थे कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली अगर वो इस काम में इन्वॉल्व है तो इसको पार्टी से निकाल सकता है। ये था हमारे पास 14 अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि 15 अमेंडमेंट क्या है। ये जो 15 अमेंडमेंट है ये 1998 में नवाज शरीफ के इरा के अंदर ही ये हुई। In bill to Constitution of Pakistan included addition of new Article 2B in Constitution and amendment in Article 239 of Constitution of Pakistan to sought to impose the Sharia law as supreme law in Pakistan in the light of objective resolution। अभी जो 15 अमेंडमेंट है इसमें भी यही था कि शरिया लॉ को नाफिज कर दिया जाए, लेकिन ये नेशनल असेंबली से तो पास हो गई थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि सेनेट से पास नहीं हुई थी। पाकिस्तान की आइन के अंदर 9, 11 और जो 15 ये वो अमेंडमेंट हैं जो एक हाउस से सिर्फ पास हुई थी, दूसरे से नहीं। ये प्रॉपर तौर पर पास नहीं हुई, इसलिए वो इम्प्लीमेंट लॉज नहीं हो सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम 16 अमेंडमेंट की बात करें तो इंकरेज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एरियाज इन पाकिस्तान। Article 27 has imposed a 10-year quota for services which in 1985 was increased to 20 years. This limit was increased.
अब ये जो 16 अमेंडमेंट है ये डील करती है कोटा सिस्टम को। पाकिस्तान के अंदर 1973 के अंदर आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंगली ये मुतारफ किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कोटा सिस्टम, जिसके अंदर माइनॉरिटीज और वो लोग जो अंडर डेवलप एरिया से ताल्लुक रखते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए 10 साल का कोटा सिस्टम मुतारिफ किया गया। 1985 में इस कोटा सिस्टम को 10 से बढ़ा के 20 साल कर दिया गया और 1997 के अंदर 20 से जो सा है इसको बढ़ा के यानी कि इसकी जो लिमिट थी वो 40 साल कर दिया गया। तो ये थी हमारे पास 16 अमेंडमेंट। अब जो 17 अमेंडमेंट है, 17 अमेंडमेंट जो सी है इसको इनेक्ट किया गया था 2003 के अंदर और तभी पाकिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था और 17 अमेंडमेंट पाकिस्तान में की गई 8 अमेंडमेंट के अंदर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की आइन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया था। तो यानी कि प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर्स आ गई थी आर्टिकल यानी कि ये पावर आर्टिकल 58(2) भी जो कि पावर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खत्म कर दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है 13 अमेंडमेंट के अंदर। तो ये यानी कि पावर जो सी थी ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खत्म कर दी गई थी। क्लॉज जो बी थी उसको इन पावर्स को रीइंस्टेट कर दिया गया था इन 7th अमेंडमेंट में और इन 17 अमेंडमेंट में, यानी कि प्रेसिडेंट के पास फिर दोबारा पावर आ गई कि वो किसी भी वक्त जो सा है नेशनल असेंबली को जो सा है वो डिसॉल्व जो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट इनेक्टेड ऑन अप्रैल 2010 removing the power of President of Pakistan to dissolve the parliament unilaterally, turning the Pakistan from a semi-presidentially to a parliamentary। अब ये जो 18th अमेंडमेंट है ये अप्रैल 2010 के अंदर इनेक्ट की गई और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी अमेंडमेंट है। ये इतनी बड़ी है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर आर्टिकल जो 103 पाकिस्तान के आइन के अंदर अमेंडेड हुए थे। पाकिस्तान में जो सेमी प्रेसिडेंशियली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया था तो इसको 17 अमेंडमेंट आफ्टर 17 अमेंडमेंट इसको खत्म कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि NWFP जिसको हम NWFP यानी कि कहते हैं, इसका नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। और जो खैबर पख्तूनख्वा वालों का की डिमांड थी कि काफ़ी देर से चल रहा था ये नाम, इस वजह से उन्होंने इसको खैबर पख्तूनख्वा किया, क्योंकि पंजाब में रहने वालों को पंजाबी और सिंध में रहने वालों को सिंधी कहते थे। पख्तून थे, इनके लिए NWFP का नाम था, इसलिए वो काफ़ी देर से डिमांड कर रहे थे कि इसका नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कर दिया जाए। तो इसके अलावा 18th अमेंडमेंट में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट जो सी है वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है वो जुडिशियल कमीशन के जरिए की जाएगी। तो ये थी हमारे पास 18th अमेंडमेंट जो कि जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि 19 अमेंडमेंट क्या है। ये जो 19 अमेंडमेंट है पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 175A के अंदर अमेंडमेंट हुई थी कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर को जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर शामिल कर दिया गया। इस प्रोसेस को ज़रा समझ लीजिए कि 18th अमेंडमेंट में जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया था उसके मुताबिक जुडिशियल कमीशन नॉमिनेशन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजेगा और पार्लियामेंट्री कमेटी इसे प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। 18th अमेंडमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, यानी आपके पास जुडिशियल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट्री जो कमेटी को नॉमिनेशंस भेजेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर करेगी और प्राइम मिनिस्टर इसको अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगा और जो प्रेसिडेंट है इसको जो है इस प्रोसेस को जो सा है साइन करेगा। जुडिशियल कमीशन का प्रोसेस थोड़ा तब्दील हुआ और जुडिशियल कमीशन के अंदर पहले 2 सीनियर जो है वो जजेस जो थे और 18 अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू वो मौजूद थे और 19 अमेंडमेंट में इन 2 सीनियर जजेस की जगह 4 मोस्ट सीनियर जजेस को ऐड कर दिया गया। इसके अलावा 19 अमेंडमेंट में लकी मरवत और जो ट्राइबल एरियाज थे इनको फाटा के अंदर ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट हम 20 अमेंडमेंट की बात करें तो इनेक्टेड ऑन 14 Feb 2012 रिड्यूस द नंबर ऑफ कमेटीज एट द प्रोविंसेस फॉर अपॉइंटिंग द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर।
अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 20 अमेंडमेंट है केयर टेकर जो है सेटअप को जो है वो डिस्कस करती है। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले होंगे और 5 साल जो नेशनल असेंबली जब अपनी मुद्दत पूरी करने वाली हुई तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान केयर टेकर सेटअप के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी इसके मुताबिक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जिसमें 4 मेंबर आपके पास गवर्नमेंट से होंगे और 4 मेंबर जो है वो अपोजिशन से होंगे। इन 8 मेंबर के अंदर 3 दिन का टाइम होगा। 3 दिन के अंदर ये जो है वो सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर और इसकी कैबिनेट को अपॉइंट करेंगे। इसी तरह प्रोविंसेस के अंदर जो सा है वो 8 मेंबर्स होंगे, 4 गवर्नमेंट से, 4 अपोजिशन से, और वो अपने सूबे के अंदर जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। ये बात समझने वाली है कि अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये अगर 3 दिन के अंदर केयर टेकर को फाइनल नहीं करती तो ये जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगा और ये मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद सेटअप करेगी। तो ये थी हमारे पास 20 अमेंडमेंट। 21 अमेंडमेंट है, ये इनेक्ट की गई 7 जन 2015 यानी 7 जनवरी 2015 के अंदर इस 21 अमेंडमेंट को इनेक्ट किया गया। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अहम अमेंडमेंट है ये, क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा सानिया पेश आया। पेशावर के अंदर ASP का अटैक हुआ था बच्चों के ऊपर। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया और इनको स्पीडी ट्रायल के लिए स्टार्ट किया गया कि वो टेररिज्म के ऊपर स्पीडी ट्रायल कर दें और इनके जो स्पॉन्सर्स के हवाले से है वो जल्द से जल्द इसको सजा दें। तो ये था 21 अमेंडमेंट के अंदर। 22 अमेंडमेंट के अंदर जो है ये कुछ हुआ यूँ था कि ये इनेक्ट की गई थी 8 जून 2016 के अंदर, यानी कि जो ECB पावर्स थी उसको डिप्यूट किया गया था डिप्यूटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान की जो पावर्स थी वो डिप्यूटेड कर इनके ट्रांसफर कर दी गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इस तरमीम के मुताबिक रिटायरमेंट की एज को भी रिवाइज किया गया। पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के उनकी एज जो थी वो 65 ईयर्स थी, फिर 68 कर दी गई रिवाइज करके, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनकी जो एज थी रिटायरमेंट की वो 62 ईयर्स थी और इसको भी रिवाइज करके 65 कर दिया गया। और जुडिशियल कमीशन के अंदर जो मेंबर्स थे वो 5 मेंबर्स होते थे और वो सारे जो रिटायर्ड जजेस होते थे। इसमें रिवाइज किया गया कि ज़रूरी नहीं कि वो रिटायर्ड जजेस हों, वो टेक्नोक्रेट्स भी हो सकते हैं और रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 22 अमेंडमेंट। अब हम अगर 23 अमेंडमेंट की बात करें तो 23 अमेंडमेंट इनेक्टेड ऑन 7 जन 2016 military court for 2 years in 23 amendment this limit increased 2 years। अब ये जो 23 अमेंडमेंट है ये 7 जन 2017 के अंदर इसको इनेक्ट किया गया। इसके मुताबिक इसको जो है वो 23 अमेंडमेंट को सनसेट क्लॉक भी बोलते हैं, सनसेट क्लॉक। अभी सनसेट क्लॉक का क्या मतलब है कि सनसेट क्लॉक से मुराद ऐसी अमेंडमेंट जो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए की जाए। इस तरमीम के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्स थी वो पहले 2 इयर्स के लिए बनाई गई थी जो कि 21 अमेंडमेंट में हुआ था, लेकिन 23 अमेंडमेंट के अंदर ये मजीद 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये थी हमारे पास 23 अमेंडमेंट। उसके बाद अगर हम 24 अमेंडमेंट की बात करें तो ये इनेक्ट की गई थी 22 दिसंबर 2017 के अंदर। तो इस तरमीम के मुताबिक नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी उसको रीएलोकेट किया गया और ये जो अमेंडमेंट इस वक्त हुई यानी कि जब 2017 में सेंसस हुआ, सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी हुई, तो इसके बाद पंजाब के अंदर 8 सीट्स को कम कर दिया गया और इस सेंसस के बाद जब दोबारा आबादी का अंदाजा लगाया गया तो इसके मुताबिक पंजाब में से 8 सीट्स को कम कर दिया गया। 8 सीट्स को जब कम किया गया तो जो 4 सीट्स थी KPK की तो बढ़ाई गई और 4 सीट जो बलूचिस्तान रीजन की बढ़ाई गई। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो सेम रहे, इनकी तादाद जो है वो रीएलोकेट कर दी गई थी 24 अमेंडमेंट के अंदर। अगर हम 25 अमेंडमेंट की बात करें तो 25 अमेंडमेंट जो है वो इनेक्ट की गई थी 31 मई 2018 के अंदर और 25वीं तरमीम के मुताबिक
फाटा को जो है यानी कि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो कबायली इलाके थे इनको मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ। यहाँ पर एक माइनर चेंज किया गया कि फाटा के जो मेंबर्स थे इनकी जो तादाद थी जो नेशनल असेंबली में वो 12 थी, इनको कम करके बाद में 6 कर दिया गया। अब जो हमारे पास 26 अमेंडमेंट है ये 13 मई 2019 में इनेक्ट की गई, इंक्रीज द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली सीट। अब 26 अमेंडमेंट ये जो थी ये 25th अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में हुई थी, यानी कि जो फाटा की सीट्स थी नेशनल असेंबली में जैसा कि हमने पढ़ा 25th अमेंडमेंट में वो 12 थी, मर्ज होने के बाद वो 6 हो गई। तो अब दोबारा 26th अमेंडमेंट में इनको 12 कर दिया गया, इस सीट को 12 कर दिया गया। ये था नेशनल असेंबली के लिए, यानी कि नेशनल असेंबली की जो सीट थी उनको 12 कर दिया गया। अगर हम प्रोविंशियल असेंबली की बात करें तो प्रोविंशियल असेंबली में फाटा की जो सीट थी पहले वो 16 थी, इनको बाद में बढ़ा के 24 कर दिया गया। तो सो दैट वाज ऑल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। ये था मेरा आज का लेक्चर और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के हवाले से एक लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। थैंक यू सो मच।